हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के बारे में। और ये जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है ये पार्ट है चैप्टर नंबर 11 पल्स हरियंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। और 11 चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस इसकी बना दी हैं चैप्टर की, जो कि हैं बीओपी, वीओटी और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? देखिए, कन्वर्टिबिलिटी का मीन्स क्या है ये सब आपको पता होगा। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है करेंसी के लिए कि किसी भी एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज हो जाना, फ्रीली चेंज हो जाना। किस रेट पर? मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पर। एक एक्सचेंज रेट होता है ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो एक एक्सचेंज रेट लगता है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो वो उसे कहते हैं हम कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी जो होती है वो होती है टू टाइप्स की। फर्स्ट इज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और सेकंड इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसका मतलब क्या है कि रुपी को किसी भी फॉरेन करेंसी में चेंज कर देना, या किसी भी फॉरेन करेंसी को किसमें, इंडिया की करेंसी में चेंज कर देना फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं ना, जैसे गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की जाती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है ये होती है कि जो इंडिया की एसेट है, मान लो इंडिया फाइनेंशियली अपनी जो असेट है उसको फॉरेन के असेट में चेंज करना चाह रहा है, तो ये जो असेट्स के चेंज होते हैं ये होते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जो इंडियन रुपी है वो फुली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट में, यानी कि जैसे गुड्स और सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो करेंसी को फुली कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये पार्शियल कन्वर्टेबल है, यानी कि इंडिया अपनी सभी एसेट को फॉरेन एसेट्स में कन्वर्ट नहीं करा सकता। इसके बाद आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी तारापुर कमेटी फर्स्ट एंड सेकंड इन 1997, यानी कि 1997 में फर्स्ट थी और 2006 में थी सेकंड। तो ये कॉन्स्टिट्यूट की थी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को भी अपनाया जाए। तो उसके लिए प्री कंडीशंस कुछ उन्होंने बताई, रिकमेंड की कि ये कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% का कम से कम रिड्यूस करना होना है। इन्फ्लेशन रेट शुड बी बिटवीन 3 to 5% ऑफ जीडीपी। इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए? 3 to 5%। अगर 5% से ज़्यादा है, 3% से कम है, तो जो कैपिटल अकाउंट है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। एनपीए जो होता है, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो मैक्सिमम अप टू 5% होना चाहिए, यानी कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल बेनिफिट एंड लिमिटेशंस क्या होती हैं फुली कन्वर्टिबिलिटी की। देखिए, अगर फुली कन्वर्टेबल करा लेते हैं करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को, तो उनकी क्या बेनिफिट हैं या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट इज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। इंक्रीज लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। देखिए, डॉलर आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी उस पैसे की। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होती है। और इसके बाद लिमिटेशंस क्या है? एक्सपोजेज द इकोनॉमी टू ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि इकोनॉमी को ग्लोबल वल्नरेबिलिटी देखनी होती हैं, यानी कि सिर्फ कुछ ही करेंसी होती हैं फेमस, बाकी कुछ करेंसी लो डाउन चली जाती हैं। फियर ऑफ सडन कैपिटल फ्लाइट विच कैन लीड टू बीओपी प्रेशर। सडन कैपिटल फ्लाइट हो जाता है, यानी कि कुछ करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बीओपी प्रेशर आ जाता है। और कुछ स्पेकुलेटिव अटैक के भी रिस्क रहते हैं, यानी कि जैसे कोई भी एक करेंसी बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो उनकी ही बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, जिससे कि उनकी कमी देखने को मिलती है। अब इससे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स भी हैं जिन्हें मैं कुछ अब बताऊंगी, कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या होता है, यानी कि रुपी को इंटरनेशनलाइज करना। कैसे? इसका मतलब है किसी भी कंट्री के करेंसी को आउटसाइड द बॉर्डर यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए अगर हमें अपनी करेंसी को, इंडिया की करेंसी को करना है यूज रूस में, करना है यूज कहाँ पे? अमेरिका में। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं। तो उनको जहाँ यूज किया जा सकता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी।
तो ये क्या रेफर करती है कि यूज ऑफ अ कंट्रीज करेंसी आउटसाइड इट्स बॉर्डर फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। कोई भी रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स पीपल इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरनेशनल करेंसी के 3 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर टू सेटल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और बाय गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन, यानी कि मार्केट से कुछ भी खरीदना है कोई भी सामान, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये वर्क करती है। एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट भी वर्क करती है कि फॉरेन में आपने ट्रेड किया, उसकी आपको इन्वॉइस चाहिए। इन्वॉइस कैसे चाहिए? एक अमाउंट होता है ना कि आपने इतने का सामान खरीदा, लाइक अ बिल, तो वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उसको एज अ रिजर्व करेंसी स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इन तीनों तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन रुपी के ये फंक्शन होते हैं। अब जो इंटरनेशनलाइजेशन होता है रुपी का, वो क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है कि किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व या दूसरे कोई पर्पस किए जा रहे हैं तो रुपी को एक्सेप्ट किया जाए। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट है उसका लिबरलाइजेशन हो, यानी कि इंडिया में जो करेंसी इंडिया की यूज़ हो रही है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा लिक्विडिटी हो करेंसी की, यानी कि उस करेंसी को इजीली लोग यूज़ कर पाएँ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ यूनिट और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे डिपेंडेंसी कम हो जाती है फॉरेन करेंसी की। मान लीजिए सिर्फ एक ही फॉरेन करेंसी पर डिपेंडेंट है तो उस फॉरेन करेंसी की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यानी कि इससे तो दिक्कत आएगी ना ग्लोबली इकोनॉमिकली। इसके बाद इससे इंडिया की जो इकोनॉमिक सोवरेंटी है वो भी इंक्रीज होती है। मान लीजिए 2 या 3 कंट्रीज में इंडिया की रुपी ही चल रहे हैं, रुपए, तो इससे क्या होगा? इसकी सोवरेनिटी बढ़ेगी इकोनॉमिकली और इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है किसका? रिजर्व्स का। अब हम एक छोटी सी टर्म है, देखिए कॉलम में डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब है जहाँ पे कंट्री अपने यूएस डॉलर पर जो निर्भरता है ना, जो रिलायंस है, उसको कम कर दें, यानी कि उसकी जगह वो कोई और करेंसी का यूज़ करें या आपस में कोई 2 या 3 कंट्री, जैसे रूस इंडिया हो गया, इंडिया जापान हो गया, इंडिया जर्मनी हो गया, वो एक ऐसी करेंसी रखें बीच में, चाहे रुपी हो, चाहे रशिया का हो रूबल हो, चाहे डॉलर, चाहे येन हो, तो इस तरीके से करेंसी रखें कि वो आपस में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना बायलैटरल, तो उनको भी यूज़ कर पाएँ, तो दैट इज़ डी डॉलराइजेशन। इसके बाद इंडिया ने कुछ स्टेप भी लिए हैं अपनी रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए ताकि ये प्रमोट हो। तो क्या क्या है देखिए, आरबीआई ने इनेबल किया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि आरबीआई क्या करता है? दूसरे फॉरेन से, दूसरे बैंकों से बोरोइंग्स ले सकता है रुपीज़ में, मसाला बॉन्ड्स को इश्यू करके। ये मसाला बॉन्ड्स होते हैं कुछ बॉन्ड्स, उनको इश्यू करके ले सकता है आरबीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इससे क्या होगा? रुपी इंटरनेशनलाइजेशन होगा। और आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई पुट इन प्लेस द मैकेनिज्म फॉर रुपी ट्रेड सेटलमेंट विद मैनी एज 18 करंट कंट्रीज। 18 करंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड सेटलमेंट रुपी के थ्रू करता है आरबीआई। और जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं अंडर दिस अरेंजमेंट, ये किए जाते हैं डिनोमिनेटेड और इन्वॉइस्ड इन रुपी, यानी कि जो भी मार्केट डिटरमाइंड जो एक्सचेंज रेट है उसके थ्रू जो इन्वॉइस या जो बिल होंगे, जो भी ट्रेड किया हुआ होगा, वो होंगे किसमें? इंडियन रुपी में। जो इंडियन इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो किसमें? इंडियन रुपी में ही पेमेंट करते हैं, जिससे जो जाता है कि स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट में, और जिसके साथ वो कर रहे हैं, जैसे इंडिया और रूस के बीच में ट्रेड होना है तो इंडिया ने रुपी ही उनको दी है, वो जा रहे हैं बोस्ट्रो अकाउंट में। जब रशिया को हमारे यहाँ से कुछ इंपोर्ट कराना है और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो रुपया उसमें जमा है वो हमें वही रुपया दे सकता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा इंपोर्ट कराया उसने तो वो हमें अपना रूबल भी दे सकता है, फिर हम उसके रूबल को उसको वापस दे सकते हैं जब भी हमें उनसे कुछ चाहिए। तो इस तरीके से होता है इनका यूज़ बोस्ट्रो अकाउंट का। इसके बाद देखेंगे ये होती है हार्ड करेंसी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम इस चैप्टर को अभी कंप्लीट ही करते हैं ताकि आप इजीली और टाइम सेविंग तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा प्लीज़ अगर नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच।